video lecture of atomic structure part 12. We have already discussed about the hydrogen spectrum and the process of determination of number of lines in that spectrum. Now I am going to teach you wave mechanical model about the atom. It consists of two parts. First part is de Broglie wave concept and second part is Heisenberg asserted principle. अब हम इसमें देखेंगे कि रियल में वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम क्या होता है। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जिस तरह से लाइट है उसमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। इसी को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में या इस न्यू थ्योरी को वेव मैकेनिकल मॉडल अबाउट एटम कहा गया। सबसे पहले हम लोग डी ब्रॉगली वेव कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल होता है और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले हम लोग देखें कि डी ब्रॉगली ने क्या कंसेप्ट दिया। उनके अनुसार कि जिस तरह से बोर ने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया कि अगर किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसमें पार्टिकल नेचर है, तो उन्होंने कहा कि पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसमें वेव नेचर भी होता है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर है तो मास भी होगा, मूव करता है तो उसमें वेलोसिटी भी होगा, और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं एम भी। तो उनके अनुसार अगर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन is lambda and momentum is equal to p, then according to de Broglie lambda is inversely proportional to p is equal to h by p is equal to h by mv। हम लोग मोमेंटम को m इंटू वी कहते हैं। हियर लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ, m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, and p is equal to momentum of electron, momentum of electron। यही हमारा एक इक्वेशन आया जिसको हम लोग अलग से लिख देते हैं कि हमेशा ये काम आएगा, एम भी और एच बाई पी। एच को तो हम लोग सब लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एच इक्वल टू होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब हम इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन से हम लोग चलेंगे। अगर वेवलेंथ है तो वो जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी। इसका मतलब मोमेंटम को ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, वेवलेंथ कम हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं एरोप्लेन हाई स्पीड से जाता है या क्रिकेट के बॉल हाई स्पीड से जाता है, लेकिन
उसका मास ज़्यादा होने के कारण उसका वेवलेंथ कम होता है। अब हम लोग सेकेंड फेज में पढ़ेंगे कि किस तरह से डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन का डेरिवेशन हुआ फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड आइंस्टीन थ्योरी। तो हम लोग क्या हुआ लिखेंगे, डिराइवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन with the help of Planck's quantum theory and Einstein theory। हम लोग जानते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू एच न्यू इजकल टू एच बाई एच इंटू सी बाई लेमडा। एक इक्वेशन ये हो गया। अब फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन या आइंस्टीन थ्योरी हम लोग क्या जानते हैं, E बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ m क्या है, मास है, c वेलोसिटी है, यहाँ पर भी c वेलोसिटी है, लेमडा वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एनर्जी है E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, एस सी बाई लेमडा इजकल टू एम सी स्क्वायर। सी कट गया और हम लोग लिख सकते हैं लेमडा बराबर एच बाई एम सी, या अगर वेलोसिटी भी हो तो एच बाई एम भी। यही हो गया डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसका मतलब हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन के अनुसार, आइंस्टीन थ्योरी के अनुसार और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार हम लोग जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है उसका डेरिवेशन आराम से कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए E इजकल टू एच न्यू, E बराबर एच सी बाई लेमडा, फिर आइंस्टीन के अनुसार E बराबर एम सी स्क्वायर, दोनों एनर्जी है बराबर हो जाएगा, इसी से हमारा डेरिवेशन हो गया लेमडा बराबर एच बाई एम सी, या एच बाई पी भी लिख सकते हैं हम लोग, एच बाई पी और एच बाई पी भी लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से डी ब्रॉगली इक्वेशन के आधार पर बोर्स थ्योरी का डेरिवेशन करेंगे या उसके पोस्टुलेट्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे। बोर्स थ्योरी, बोर्स हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसके अनुसार हम लोग जानते हैं कि अगर एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो बोर ने क्या कहा कि उसमें पार्टिकल नेचर होता है, और डी ब्रॉगली ने कहा कि उसमें वेव नेचर भी होता है। अब देख लीजिए, ये एटम हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसमें अगर वेव नेचर है तो इसमें इस तरह से क्रेस्ट एंड ट्रफ, TROUGH, ट्रफ,
क्रेस्ट एंड ट्रफ के बनते हुए वेव का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट इक्वल टू होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि h बाई एम भी इजकल टू h बाई यहाँ लिख मिट गया है लेमडा इज इक्वल टू लेमडा। ये हो गया सेकेंड। अब हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से लिख सकते हैं कि 2 पाई आर बाई एन बराबर h बाई एम भी। 2 पाई आर बाई एन इजकल टू h बाई एम डी, सॉरी एम भी। तो 2 पाई हम लोग लिख सकते हैं एम भी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। इसी में हम लोग पढ़े थे, बोर्स थ्योरी में क्या पढ़े थे कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो एन एच बाई 2 पाई के बराबर होता है, जहाँ एन इंटीग्रल मल्टीपल है 1 2 3 4, एच प्लैंक्स कांस्टेंट हुआ, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी एंड आर रेडियस है। तो इस तरह से हम लोग डी ब्रॉगलीज इक्वेशन के आधार पर बोर्स हाइपोथेसिस को भी हम लोग डिराइव कर दिए कि एम भी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, उसको डिराइव करते हैं। रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। हम लोग जानते ही हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहाँ v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m बराबर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम लोग काइनेटिक एनर्जी में अगर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हमको एम भी का वैल्यू इससे पुट करना है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। ये हो गया सेकेंड। फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन इज इक्वल टू एच बाई एम भी, इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। तो एम भी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड लेमडा इजकल टू एच बाई रूट के अंदर 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी।
एक इक्वेशन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकल गया, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई रूट के अंदर 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस भी के द्वारा अगर आइसोलेट किया जाता है और उसमें चार्ज क्यू है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा क्यू इंटू वी, वेयर क्यू बराबर चार्ज ऑन द आइसोलेटेड पार्टिकल एंड V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं A, तो फ्रॉम इक्वेशन A लेमडा इज इक्वल टू एच बाई 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी। फॉर इलेक्ट्रॉन याद रखने वाला है, फॉर इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल के रूप में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो इसका तो लेमडा बराबर हम लोग लिखते हैं रूट के अंदर 150 बाई वी एंगस्ट्रम इज इक्वल टू हो जाएगा 12.25 बाई वी एंगस्ट्रम। इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग लिख दिया फॉर इलेक्ट्रॉन लेमडा इज इक्वल टू 12.25 बाई रूट के अंदर वी एंगस्ट्रम। ये हम लोगों के लिए याद करने के लिए हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमेशा अभी तक जो क्वेश्चन अभी तक पूछता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, किसी का एम का वैल्यू दिया रहेगा, वी का वैल्यू दिया रहेगा, लेमडा का वैल्यू निकालना होगा, या उसका मोमेंटम का वैल्यू दिया रहेगा, लेमडा का वैल्यू निकालना होगा। बस इसी पर हमेशा न्यूमेरिकल पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है अभी तक। थोड़ा सा कंपटीशन है पॉइंट ऑफ व्यू में आप आगे बढ़ते हैं तो लेमडा का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से पूछ देता है। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, तो पूछेगा कि लेमडा कितना होगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा और अगर हम लोग बढ़ते हैं तो उसमें आपका चार्ज पार्टिकल का वैल्यू दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन के नहीं जगह पर कोई दूसरा भी हो सकता है। भी अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो, एम उस पार्टिकल का मास मालूम हो, तो आराम से हम लोग लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से ये जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, डी ब्रॉगली के अनुसार इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा पार्टिकल एंड माइक्रोस्कोपिक बड़ा पार्टिकल्स बोथ। लेकिन इसका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।